हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड इस गज़ब से अमेजिंग मज़ेदार यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सारी चर्चा करते हैं चाय के साथ। अब देखिए, चाय इतनी ज़रूरी नहीं है, नींबू पानी भी ले सकते हैं क्योंकि आज हमने भी नींबू पानी लिया, बट हाँ, कुछ ना कुछ लगेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में पहले ही बता दूं, साथ में चाय, नींबू पानी कुछ तो लगेगा। ये वीडियो एक्चुअली में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना सिखाऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। वर्चुअल डॉम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा करेंगे। अब उसके लिए कहानी लगती है। हाँ जी, लगेगी, बिल्कुल लगेगी। एक बार क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, बॉडी के अंदर थोड़ा सा पेन हो रहा था, थोड़ा सा कोल्ड टाइप भी लग रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बताया कि सर थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है, थोड़ा कोल्ड भी हो गया है, तो दवाई दे दीजिए। अब डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और एक फ़ीवर की भी टैबलेट दी, कहा ये भी ले लेना। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे फ़ीवर नहीं है, अब मुझे सिर्फ यही है। तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर मैं हूँ कि आप हैं, आपको रात में फ़ीवर आएगा तो ये लीजिए टैबलेट, एडवांस में दे रहा हूँ। तो इसी तरह से ना कुछ चीज़ें होती है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मुझे तो रिएक्ट में सिर्फ प्रोजेक्ट करना है, मुझे तो सीधा नेक्स्ट चेयर्स में कूदना है। आपको ये वीडियो लगेगा जिसके अंदर आप वर्चुअल डॉम और फाइबर का टॉपिक कवर करोगे। ये लगेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी, आगे जाके पड़ेगी, इससे अच्छा अभी ही कर लो। समझे बात को? हाँ जी। तो इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, देखिए रिएक्ट के अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो है वर्चुअल डॉम का। तो ये वर्चुअल डॉम है क्या? क्या अभी भी हमें वर्चुअल डॉम पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्या अभी भी वर्चुअल डॉम यूज़ होता है रिएक्ट में? नहीं जी, अभी यूज़ नहीं होता है वर्चुअल डॉम। तो कैसे है, क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि देखिए इंटरव्यूज़ में अभी भी कई लोग वर्चुअल डॉम पूछ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि या तो एक क्वेश्चन चला आया है तो हम भी पूछ लेते हैं, या फिर आपके पुराने फाउंडेशन अच्छे हैं या नहीं है, सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है। अभी की डेट में, आज की डेट में ये कहना कि रिएक्ट वर्चुअल डॉम यूज़ करना है, ये कहीं हद तक सही नहीं है, क्योंकि वर्चुअल डॉम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट्स इंटरनल सब चेंज हो गए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत सारे आपके इंटरव्यू क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। रिकंसिलिएशन क्या होता है, बिहाइंड द सीन एल्गोरिदम क्या चलती है, वर्चुअल डॉम क्या है, फाइबर क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे, एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ के। आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे इंटरेस्टिंग आर्टिकल नहीं देखा, तो मैंने सोचा डायरेक्टली मैं आपको रिसोर्स पे ले चकूँ, एक एक लाइन में आपको पढ़ के दिखाऊँ किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा जाता है, और फिर हम देखें। बोरिंग होगा, हो सकता है थोड़ा सा मोनोटोनस हो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इसी तरह से पढ़ा जाता है, बट यहाँ पे हम एंटरटेनमेंट के लिए तो बैठे नहीं हैं कि मैं आपको यहाँ पे कुछ गा के सुनाऊँ, कुछ डांस करके दिखाऊँ। पढ़ाई है, इसी तरह से ही होती है, सीरियस होना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बताता हूँ। पहले कुछ मैं आपको बेसिक्स यहाँ पे एक्चुअली मैं ओपन कर लेता हूँ। एक ही फाइल मुझे देखनी है, सिर्फ आपको बतानी है, तो main.js या जो भी आप देखना चाहे वो देख लीजिए। स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले आपके साथ। अगर आपको याद हो तो हमने वीट से बनाओ या जिससे चाहे जिससे भी फाइल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक देखा था ये क्रिएट रूट। तो ये क्रिएट रूट मेथड है क्या, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि बिहाइंड द सीन सिर्फ ये अकेला मेथड क्या काम करता है। अब क्रिएट रूट जो मेथड है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड है। ये क्या करता है, बिहाइंड द सीन आपके लिए एक पूरा का पूरा डॉम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसा ब्राउज़र के पास डॉम होता है, वैसा ये क्रिएट रूट भी एक डॉम क्रिएट करता है। अब इसको डॉम क्रिएट करने की क्यों ज़रूरत? क्योंकि क्या करता है, आपके मेन डॉम को और अपने डॉम को कंपेयर करता है, और फिर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपडेट करता है जो कि एक्चुअली में यूआई में अपडेट हुई है। लेकिन आपका ब्राउज़र क्या करता है, पूरा डॉम रिमूव करता है और पूरे डॉम को वापस से रीपेंट करता है। इसी को पेज रीलोड बोलते हैं, कि डॉम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इसीलिए वो जो लोडिंग वाला आइकन आता है, वो इसी वजह से आता है कि पूरा का पूरा डॉम वापस से रीपेंट हो रहा है। रीपेंट से मेरा मतलब है वेब स्ट्रक्चर दोबारा से तैयार हो रहा है। लेकिन वर्चुअल डॉम के अंदर क्या होता है, आप पूरा का पूरा डॉम को ट्रैक कर सकते हो, पूरे ट्रेस कर सकते हो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, और जो जो वैल्यूज चेंज हुई है सिर्फ उसको डॉम से निकाल के उसको वापस लगा दो। अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, इसी को वर्चुअल डॉम बोलते हैं, कि जावास्क्रिप्ट एक अपना पूरा ट्रैक रखता है, एक वर्चुअल डॉम ट्री बनाता है और उसमें चीज़ों को अपडेट करता है। लेकिन सपोज करिए कुछ एलिमेंट नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। अब आपने कहा कि ये जो डॉम है इसके अंदर एक बटन है जो अपडेट होगा उसका टेक्स्ट, तो आप उसको अपडेट करने ही जा रहे थे, इतने में नेटवर्क कॉल से दोबारा से एक अपडेट आ गया, तो उसको अपडेट कर रहे थे, फिर एकदम से दोबारा से अपडेट आ गया। तो कितनी बार अपडेट होगा, तो देखिए 2-3 बार अपडेट हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं कुछ 1-2 सेकंड रुक जाता या कुछ ऑप्टिमाइज लगा के एल्गोरिथम लगा के रुक जाता, तो शायद मुझे वो इंटरमीडिएट वाला अपडेट नहीं करना पड़ता, मैं सीधा ही थर्ड वाला अपडेट कर देता। बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि आप इमीडिएटली अपडेट ना करो चीज़ों को, कुछ एल्गोरिथम लगा के कुछ ऑप्टिमाइजली अपडेट करो?
हाँ, यही सारी चीज़ें दिमाग में आई थी रिएक्ट टीम के अंदर भी, कि हर यूआई को इंस्टेंटेनियसली अपडेट करना ज़रूरी नहीं है, और हो सकता है कुछ अपडेट के कॉल मैंने वहाँ पे कर दिए हों, लेकिन उन कॉल्स को मैं ड्रॉप कर दूँ और नए कॉल्स भेज दूँ, उन कॉल्स को इग्नोर कर दूँ, तो एक अच्छी एल्गोरिदम डिज़ाइन हो सकती है जो कि यूआई अपडेशन की हो। और ये टॉपिक मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने यूआई अपडेशन की बात कर ली है ऑलरेडी हुक्स के अंदर, कि किस तरह से हमारे पास हुक्स होते हैं जो यूआई को 5 जगह अपडेट करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना स्टोरी में? स्टोरी में मज़ा आता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है और कहाँ से हम ये पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली में अगर आप जाएंगे ना तो आपको क्या सर्च करना है गूगल पे। मैंने यहाँ पे जो सर्च करा है वो करा है रिएक्ट फाइबर। अब आपको बहुत सारे आर्टिकल दिखेंगे यहाँ पे, जो आपको है बहुत सारे दिखेंगे, इंट्रोडक्शन टू फाइबर, फ्लेक्स पाई, ये वो बहुत सारे। एक जो इंटरेस्टिंग है, जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर भी पढ़ाता हूँ, बूट कैंप्स के अंदर भी पढ़ाता हूँ, काफ़ी सालों से यही आर्टिकल मैं पढ़ा रहा हूँ, वो है ये वाला लिंक। तो आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, नहीं मिल रहा तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप भी जाके और ये वाला स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप इसको भी सेव कर सकते हैं और इसको यहाँ पे पहुँच जाएगा। वैसे तो काफ़ी फेमस आर्टिकल है, बहुत ट्रैफिक है इस वीडियो पे और काफ़ी पुराना है, लेकिन एक्चुअली में समझने लायक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हम पढ़ेंगे रिएक्ट फाइबर का पूरा आर्किटेक्चर। हाँ जी, एक एक लाइन पढ़ेंगे जैसे कि न्यूज़पेपर हो और इसी को देखेंगे। तो एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं, पूरा हमें इन डेप्थ यहीं से समझ आ जाएगा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। हाँ जी, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो फुल शाउट आउट टू एसिड लाइट जिन्होंने भी ये लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है। थैंक यू सो मच इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं। रिएक्ट फाइबर इज एन ऑनगोइंग री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिएक्ट कोर एल्गोरिथम। अब यहाँ पे क्या है, री इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। अभी रिएक्ट बिहाइंड द सीन फाइबर एल्गोरिथम ही यूज़ करती है वही वर्चुअल डॉम को अपडेट करने के लिए। तो एक्चुअली में वर्चुअल डॉम है अभी भी, बट उसको अपडेट करने वाली जो एल्गोरिथम है वो है फाइबर। तो आप वर्चुअल डॉम तो समझ आ ही गया है। अब उसको पीछे जो बिहाइंड द सीन चल रहा है वो है आपकी रिएक्ट का फाइबर, जो कि कोर एल्गोरिथम है। It's a culmination of over 2 years of research by the React team। तो ये मतलब क्या है, एक तरह से समराइज्ड है 2 साल की जो रिसर्च करी है उन्होंने। The goal of React Fiber is to increase the sustainability of areas like animation, layout and gesture। क्योंकि ये जो मेन प्रॉब्लम है ना कि React फटाफट से हर चीज़ को इमीडिएटली अपडेट करता था, इससे React के एनिमेशंस बहुत हिट होते थे। मैंने आपको बताया ना कि एक एलिमेंट अपडेट होने वाला था, आपने UI पे भेजा कि इसको अपडेट कर दो, उतनी देर में एक नया अपडेट आ गया, उतनी देर में एक और नया अपडेट आ गया। तो अब तीनों को अपडेट करने के बजाय फाइनल अपडेट ही कर दो ना एक ही साथ। तो वहाँ पे its headline feature is incremental rendering, the ability to split rendering work into chunks and spread it out over multiple frames। तो सारा पूरा ट्री आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, ट्री में जो जो अपडेशन है बस उन्हीं को काफ़ी अच्छा करता है। अच्छा, इसके जो की फीचर्स हैं कई बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो वो क्या है? एबिलिटी टू पॉज, अबॉर्ट एंड रीयूज द वर्क एज न्यू अपडेट्स कम इन, द एबिलिटी टू असाइन प्रायोरिटी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपडेट। तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि हम पॉज कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट नए अपडेट्स आए तो उनको किसको प्रायोरिटी देना है, किसको नहीं देना है। तो ये सब हाइड्रेशन जिसको कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं वो सारा, क्योंकि आपके क्या होता है फर्स्ट टाइम पे जब आपका पेंट होता है वेब एलिमेंट, तो वहाँ पे बटन्स आ जाते हैं। जो हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके बटन्स आ गए, आपके इमेजेस आ गई, बट किसी पे भी क्लिक नहीं होता क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी तक नहीं आई है। तो आपका वेब लेआउट बन गया है, उसके बाद जब आपकी जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट होती है उस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं कि अब वो काम करने लगेगा। बटन का मेन काम क्या है, क्लिक होना ही तो है, तो क्लिक कई बार नहीं होता, तो वो हाइड्रेशन प्रोसेस वगैरह इस एल्गोरिथम के थ्रू काफ़ी अच्छी होती है। तो फाइबर इंट्रोड्यूसेस सेवरल नोवल कॉन्सेप्ट दैट आर डिफिकल्ट टू ग्रो सोली बेस्ड एट लुकिंग कोड। हाँ जी, फाइबर का कोड इतना आसान नहीं है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कोडर्स घुटने टेक देते हैं वहाँ पे। बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ एक्चुअली में एल्गोरिदम है, और क्योंकि एल्गोरिदमिक कोड है तो ऑब्वियसली बात है बहुत टाइम लगता है उसको समझने में। ऐसा इतना भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया, आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे जो ऑथर ने बता रखा है पूरा का पूरा वो यही है कि एक्चुअली में मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी जारगन्स थे उसके अंदर, बट मैंने इवेंचुअली उसको समझा। रिएक्ट की टीम से भी बोला कि देखो मैं ऑफिशियल टीम मेंबर तो हूँ नहीं, बट फिर भी मेरे को जितना समझ में आया मैंने लिखा, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक हो तो मुझे बता दीजिए, अपडेट कर लूँगा, जो कि काफ़ी बार अपडेट भी हुआ था ये, बट फाइनली अभी सही है। तो ये जो पूरा अबाउट द डॉक्यूमेंट है ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। हाँ जी, मैंने कई बार क्लासेस में, बूट कैंप्स में, इंटरनेशनल बूट कैंप्स में पढ़ाया है, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ पे क्या लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि फाइबर की प्रोसेस ऑनगोइंग है, ये है, ये अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइबर एक्चुअली में वेल इम्प्लीमेंटेड एल्गोरिदम है अभी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे टॉप पे तो आप देखेंगे कि एक्चुअली में लास्ट अपडेट 7 years अगो, तो अभी सब कुछ ठीक है मामला। हाँ, 7 साल पहले से फाइबर चल रहा था और तब अपडेट हो गया था। अभी भी हम क्या है सिर्फ वर्चुअल डॉम ही पढ़ रहे हैं, बट
ठीक है, अभी तो आ गया है ना चाय और कोड, तो आप तो सारा अपडेटेड रिसेंट लेटेस्ट पढ़ेंगे। ओके तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे कि प्री रिक्वेस्ट क्या है कि आपको रिएक्ट के कंपोनेंट्स, एलिमेंट, इंस्टेंस, ये सब पता होना चाहिए। रिकंसिलिएशन क्या होता है? रिकंसिलिएशन कुछ नहीं है, रिएक्ट की एक एल्गोरिदम है जो कि रिकंसिडर करती है, एक तरह से रिकर्सिव एल्गोरिदम है, रिकंसिडर करती है कि किसको अपडेट करना है, किसको नहीं करना है, किसको चेक करना है। ये भी इसके अंदर है डॉक्यूमेंटेशन में, तो इतना कुछ जरूरत नहीं है। तो जितना आपने अभी पढ़ा है वही प्री रिक्वेस्ट्स है और कुछ आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है व्हाट इज रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन क्या है? द एल्गोरिदम रिएक्ट यूजेस टू डिफ वन ट्री विद अनदर, मतलब डिफ मतलब डिफरेंशिएट। तो रिएक्ट एल्गोरिदम क्या होता है? एक डिफरेंशिएशन एल्गोरिदम है। गिट भी एक्चुअली में आपका डिफरेंशिएशन एल्गोरिदम में ही चलता है कि पुरानी फाइल्स में नई फाइल्स में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस को अपडेट कर देंगे हम। तो रिएक्ट के ऊपर भी एक डिफरेंशिएशन एल्गोरिदम है जो दो ट्रीज को कंपेयर करता है। कौन से दो ट्री? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कौन से दो ट्री। उन दो ट्री को कंपेयर करके हम लाते हैं आपका एक्चुअल ब्राउजर वाला ट्री जो डॉम है, और एक आपका रिएक्ट का ट्री जो कि कहाँ से आया है? हाँ जी, क्रिएट रूट से। हाँ जी, एक मेथड पढ़ रहे हैं बस हम यहाँ पे। तो कौन से पार्ट चेंज होने चाहिए, इसी प्रोसेस को रिकंसिलिएशन बोलते हैं। इससे परफेक्ट समराइज्ड एल्गोरिदम नहीं है, कहीं चैट जीपीटी पे नहीं जाना है, एक पूरा पैराग्राफ देगा, कहीं और डॉक्यूमेंट पढ़ोगे बहुत ज़्यादा मिलेगा, कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपडेट क्या है? अ चेंज इन द डेटा यूज टू रेंडर इन रिएक्ट ऐप यूजुअली द रिजल्ट ऑफ सेट स्टेट। तो सेट स्टेट अभी हमने देखा है, सेट स्टेट में जब होता है तो एक्चुअली में आपका ब्राउजर री रेंडर करता है। इतना तो समझ में आ गया ना? देखा, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में जब लगता है कि अरे यार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे बड़ा बोरिंग होगा, नहीं होगा, नहीं, पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है, चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है तो चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया ऑफ रिएक्ट एपीआई इज टू थिंक ऑफ अपडेट्स एज दे कॉज द एंटायर ऐप टू री रेंडर. This allows the developer to reason declaratively rather than worry about how efficiently transitioning the app from any particular state to another state. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि React API के अंदर हम कभी भी डेवलपर ये नहीं सोचता कि एक स्टेट से मैं दूसरी स्टेट में कैसे जाऊंगा, वहाँ से थर्ड स्टेट में कैसे जाऊंगा, वहाँ से वापस से फर्स्ट स्टेट में। मतलब स्टेट का मतलब है कि वेरिएबल्स मेरे कैसे अपडेट होंगे, इसके बारे में हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, और देना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बिहाइंड द सीन रिएक्ट का काम है। तो रिएक्ट की जो एल्गोरिदम्स है यही सारा काम करती है। जब आपने उस नंबर्स को 15 से 16, 16 से 20, 20 से वापस 15 लेके गए, आप नहीं सोच रहे थे कि वो कैसे रेंडर होगा, कहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लूंगा। ये बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है। Actually, re-rendering the entire app on each change only works for the most trivial apps. In real-world app, it's prohibitively cost in terms of performance. तो पहले के टाइम में पूरा पेज रीलोड आता था, अब नहीं होता था। React optimization which create the appearance of whole app re-rendering while maintaining great performance. तो बेसिकली वही सब बात करिए वापस से रिकंसिलिएशन की, कैसे क्या होता है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है यहाँ। Reconciliation is the algorithm behind what is popularly understood as virtual DOM. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे पैराग्राफ की कि रिकंसिलिएशन है क्या? यही वो एल्गोरिदम है जिसको सब लोग बिहाइंड द सीन वर्चुअल डॉम बोलते हैं। तो रिकंसिलिएशन क्या है? अभी हमने पढ़ा, दो डिफरिंग एल्गोरिदम है, दो ट्रीज को कंपेयर करने की। तो देखा, वर्चुअल डॉम के बहुत पर्सपेक्टिव हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे, इन डेप्थ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ वर्चुअल डॉम में कह देना कि रिएक्ट का खुद का ट्री होता है, नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं उसके बीच में, और उसी के बीच में सारे टर्म्स अपने आप आ जाते हैं। द हाई लेवल डिस्क्रिप्शन गोज समथिंग लाइक दिस: When you render a React app, a tree of node that describe the app is generated and saved in memory. ये कौन से ट्री हैं? याद है मैंने आपको बताया था JSX के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। हाँ जी, ये वही ट्री की बात कर रहा है। This tree is then flushed into the rendering environment. जो आप डॉट रेंडर मेथड लेते हो, उससे वो सारा ऑब्जेक्ट लेके रेंडर एनवायरमेंट में जाता है। देखा, हाँ, पुरानी नॉलेज काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ब्राउजर एप्लीकेशन, इट इज ट्रांजिशन टू सेट ए डॉम ऑपरेशन. When the app is updated, usually by set state, देखा, वही एक मेथड है जिससे आप ट्री को वापस से चेंज करते हो. A new tree is generated. The new tree is diffed with the previous tree to compute which operations are needed to update the rendering tree. अब ऑब्वियसली बात है, आपकी एप्लीकेशन में कुछ काम हो रखा है, तो पूरी एप्लीकेशन को री-रेंडर करना या पूरे से वर्चुअल डॉम को वापस से डॉम में पेंट करना, तो फिर वर्चुअल डॉम का यूज ही क्यों कर रहे हैं हम? जब पूरा ही रेंडर करना है दोबारा से, तो डॉम भी तो कर ही रहा था, तो ऐसा री इन्वेंट क्यों करना व्हील को? बट अगर आप सिर्फ सेलेक्टिवली कुछ पार्ट को अपडेट कर देते हो, तो ऑप्टिमाइज्ड हो गया है ऑपरेशन। हाँ जी। ऑल्दो फाइबर इज ए ग्राउंड अप रीराइट ऑफ द रिकंसिलर, तो पहले जो रिएक्ट कंसिलर यूज करता था उससे ये पूरा का पूरा फ्रेशली लिखा गया है। हाई लेवल एल्गोरिदम है, डिस्क्राइब्ड इन द रिएक्ट डॉक्स। पढ़ना हो तो कोई पढ़ लेना, कभी फुर्सत में इस पे भी बात कर लेंगे अगर मन करा या आपने बोला तो। वो सेम है। की पॉइंट्स क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट टाइप्स आर अज्यूम्ड टू जनरेट सब्सटैंशियली डिफरेंट ट्रीज.
React will not attempt to differentiate between them but rather replace the old tree completely. तो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनको कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं है, वो हमें पता है कि पूरा का पूरा ही सब कुछ ही चेंज करेंगे, तो उनको कंपेयर ही मत करो, सीधा कर दो. Diffing of lists is performed using keys. Keys should be stable, predictable and unique. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से. इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि एक एरे है, एरे को आपको लूप करना है और वैल्यूज़ को लाना है लिस्ट में, बटन्स में, पैराग्राफ में, कहीं पे भी. तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि कीज़ क्यों इंट्रोड्यूस करनी चाहिए. बिना कीज़ के भी सिर्फ रिएक्ट आपको वार्निंग देगा और सब कुछ वहाँ पे लगा देगा, लेकिन क्यों कीज़ यूज़ करनी चाहिए, अब आपको उसका आंसर पता है. क्योंकि फाइबर जो नई एल्गोरिथम लिखी थी, उसमें अगर लिस्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो हर एक इटरेशन पे जो भी आप यूआई लिस्ट वगैरह जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको कीज़ का यूज़ करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका. रिकंसिलिएशन वर्सेस रेंडरिंग के बारे में भी देख रखा है आपको यहाँ पे कि डॉम इज जस्ट वन ऑफ द रेंडरिंग एनवायरनमेंट रिएक्ट कैन रेंडर टू अदर मेजर टारगेट्स. मतलब रिएक्ट का जो रिकंसिलिएशन है ये एक्चुअली में सिर्फ वेब के ऊपर नहीं है, रिएक्ट नेटिव वगैरह में यहाँ चलता है. तो ये सब भी बेसिक है, ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. डिज़ाइन प्रिंसिपल्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, रिएक्ट के अंदर क्या होता है, ड्रॉपिंग फ्रेम, ये सब आपको नहीं है. की पॉइंट्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो ऑलरेडी एक्चुअली में ऊपर डिक्लेयर हो गए हैं, हमने पढ़ लिया है, बट फिर भी एक जस्ट इन केस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. इन ए UI इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी अपडेट टू बी अप्लाइड इमीडिएटली. जो हमने बात करी थी सेम बात है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट डूइंग सो कैन बी वेस्टफुल, कॉजिंग फ्रेम्स टू ड्रॉप एंड डिग्रेडिंग द यूजर एक्सपीरियंस. तो ज़रूरी नहीं है कि अपडेट आते ही उसको अपडेट करो, हो सकता है कई बार एक सेकेंड रुकना या कुछ बल्क में अपडेट्स एक साथ भेजना, हो सकता है ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहे. यही फाइबर एक्चुअली में बिहाइंड द सीन करता है. डिफरेंट टाइप ऑफ अपडेट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़. एनिमेशन की अपडेट ज़्यादा होती है कंपेयर टू कुछ स्टोर में अगर अपडेट हुआ है, तो उस हिसाब से अपडेट ऑपरेशन की आप क्यू बना सकते हो, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है, जो कि जावास्क्रिप्ट में भी होता है. अपने जैसे प्रोमिसेस की क्यू की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो नॉर्मल ऑपरेशंस आते हैं. Node.js में भी प्रायोरिटी क्यूज़ होती है, किसी की क्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, तो सब जगह क्यूज़ तो होती है. Push based approach requires the app to decide how schedule work. A pull based approach allows framework React to be smart and make those decision. तो देखिए दोनों अप्रोच यूज़ होती है एक्चुअली में बिहाइंड द सीन. तो कई बार आप कंट्रोल लेते हो कि नहीं यार ये अपडेट तो मुझे अभी की अभी चाहिए, तो आप उस टाइम पे पुश कर देते हो. ज़्यादातर जब आप यूज़ स्टेट वगैरह यूज़ करते हो तो रिएक्ट डिसाइड करता है कि कौन सा अपडेट मैं कब भेजूँ, कौन सा क्यू में कौन सा क्या लगाऊँ. तो यही बेसिकली आपकी पूरी कहानी है. अब यहाँ से स्टार्ट होती है व्हाट इज़ फाइबर. We are about to discuss the heart of React Fiber architecture. Fiber are much lower level abstraction than application developers typically think about. If you find yourself frustrated in the attempt to understand it, don't feel discouraged. तो उसको भी पता है, देखो फाइबर इतने आसान नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो पहली बार में पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगा, या पहली बार में जो पढ़ाएगा वो समझा भी पाएगा. तो ठीक है, परेशान मत होना. जितना समझ में आ गया वो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ. अभी आप जिस लेवल पे आ गए हो ना रिएक्ट के, किसी भी पेड कोर्स को उठा लो, कहीं से भी कुछ उठा लो, ऑलरेडी आप 50 to 60% एडवांस उन लोगों से जिन्होंने चाहे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी बना दिए. क्योंकि आपको अंडर द हुड इतना ज़्यादा पता है ना, वो कुछ नहीं अड़ता है आपके सामने अभी. ठीक है, तो इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा. बट अभी ओवरव्यू देखिए, ये चीज़ पॉइंट्स याद रख लीजिए, याद तो क्या रखना है, समझ लीजिए, बस आपको फाइबर ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा. हम आर्किटेक्चर पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी पे जा रहे हैं. तो फाइबर के अंदर क्या है, पॉज कर सकते हैं वर्क को, कम बैक लेटर हो सकता है, असाइन प्रायोरिटी कर सकते हैं, अभी जो देखा था, रीयूज़ द प्रीवियसली कंप्लीटेड वर्क एंड अबाउट वर्क इफ़ नो लॉन्गर नीडेड. को कई बार जो मैंने आपको बताया था कि आप अपडेट करने ही जा रहे थे, उत्ते से एपीआई के अंदर कुछ कॉल आ गया है, वापस से नया अपडेशन सेट स्टेट में आ गया है, तो वो पुराने वाले का मतलब ही क्या है, तो उसको हम अबाउट कर सकते हैं और नया अपडेट वहाँ से भेज सकते हैं. यहाँ पे कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, इसको मैं जूम आउट करता हूँ यहाँ पे, तो पूरा कॉल ट्रेस वगैरह सब बता रखा है. ये वाला पार्ट जो है स्ट्रक्चर का पूरा ये एक्चुअली में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. इसके लिए अभी हम नहीं जा सकते इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जाने के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने रिएक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हो, तब आपको ये इंटरनल आर्किटेक्चर समझ में आएगा. बट अगर आपको लगता है नहीं मैं अभी पढ़ सकता हूँ, मुझे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स वगैरह अच्छे समझ में आते हैं, तो आप ये पूरी लिस्ट वगैरह देख सकते हो किस तरह से ये कर रहा है. बाकी बेसिक एग्जांपल्स हैं. अभी हम कंपोनेंट्स में एक्चुअली में उतना नहीं गए, तो इसलिए मैं इसके सब में नहीं जा रहा हूँ कि मेमोराइजेशन कैसे होता है अभी, क्योंकि हमने वो हुक्स भी नहीं पढ़े हैं, क्या अल्टरनेट अप्रोच है. तो यहाँ के बाद पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. वैसे ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही है, बट यहाँ के बाद अभी एक्चुअली में पढ़ना इस पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको किस पोजीशन से कहाँ से लेके आया हूँ पढ़ाता हुआ. बट इतना मुझे 100% कन्फर्म है कि आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हुआ है. तो देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट हमने काफ़ी अप्रोचेस ले लिए यहाँ पे कि रिकंसिलिएशन हमने यहाँ पढ़ लिया है, वर्चुअल डॉम हमने पढ़ लिया है, इनफैक्ट जो लेटेस्ट अप्रोच है फाइबर वो तक हमने पढ़ लिया है.
तो काफ़ी कुछ अभी बिहाइंड द सीन समझ में आ गया कि अच्छा क्रिएट रूट इस तरह से रूट करता है। तो अब जब भी आप रिएक्ट का कोड लिखोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलेगा, अच्छा मेरा सारा वर्क वर्चुअल डॉम में जा रहा है, अच्छा ऐसे डिफरेंशिंग एल्गोरिदम डिफरेंशिएट कर रही है, डिफिंग कर रही है वहाँ पे, और वहाँ से फिर डॉम अपडेट हो रहा है। तो काफ़ी कुछ हमें अभी समझ में आ गया है। ये नहीं कहूँगा 100% आया है, फाइबर के कोर आर्किटेक्चर में तो हम कूदे नहीं और कूदेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीनियर लेवल हो जाएगा, आर्किटेक्ट लेवल का काम हो जाएगा, वो यूट्यूब पे नहीं करते हैं, इनफैक्ट पेड कोर्सेज में भी नहीं करते हैं ये सब। ये पर्सनल लर्निंग होती है, अगर आपका मन है तो करिए, चैट जीपीटी है पूछिए और एक्सप्लोर करिए, बट इतना ही है। मेरा मेन जो गोल है वो है आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर देना कि आपको अच्छा लगे रिएक्ट, कि हाँ यार कुछ तो अच्छा पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो बस यही बेसिक था, आपको अब थ्योरेटिकली काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। मूव करते हैं वापस से हमारे कोड सेगमेंट के अंदर अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और थोड़ा सा और हम कंपोनेंट्स बारे में जानते हैं, थोड़ा सा टेलविंड वगैरह को इंजेक्ट करते हैं, ताकि जिनको CSS वगैरह थोड़ा बहुत आता है वो काम कर पाए, जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा CSS वगैरह भी सीख जाए, एटलीस्ट टेलविंड तो सीख ही जाए। तो ये काम हम करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, बट हाँ फाउंडेशन कोर कॉन्सेप्ट इंटरव्यू के लिए यही सबसे बेस्ट वीडियो है। लेकिन अक्सर फैंसी वीडियो ज़्यादा हाइप होते हैं, कोर नॉलेज वाले कम होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन मैं उस हिसाब से रख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।